हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो दुनिया को बदल कर कैसे रख दिया है, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, किन कारणों से फ्रेंच रेवोल्यूशन एमर्ज हुआ था, और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, ये हमारा वीडियो, ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है जो जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि स्टार्ट हुआ था 1789। ओके, 1789 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये दुनिया का एक पहला ऐसा देश है जिस रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ निकल कर बाहर आया और पूरी दुनिया में फैल गया। आज हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। पूरी दुनिया आज डेमोक्रेटिक हो चुकी है। तो ये सब किसका देन है? ये सारे चीज़ें देन जो है ये है फ्रांस की, यानी कि फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये हुआ कैसे, इसके कॉजेस क्या थे। तो पहला कॉज हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल कॉज, सेकेंड इज सोशल कॉज, थर्ड इज इकोनॉमिक कॉज, एंड देन एनलाइटमेंट आइडियाज, देन आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल ऑन 14 जुलाई 1789। ये आपका इमीडिएट कॉज है। तो यहाँ पर इन सब कॉजेस के बारे में, इन सब कारणों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ था। चलिए, पहला पॉइंट हम लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, पॉलिटिकल कॉज। ओके, पॉलिटिकल कॉज में क्या है, फ्रांस पर जो है मोनार्की सिस्टम चलता था। हालांकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था, पहले मोनार्की सिस्टम, राजा रानी का शासन हुआ करता था। पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी। ठीक है, तो फ्रांस में भी यही से सारी चीज़ें चलती थी। अच्छा, रूल्स रेगुलेशन उसमें कुछ भी नहीं होते थे, यानी कि राजा अपने विवेक का इस्तेमाल करता था, जो जिसकी जैसी सोच होती थी वो उसके अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को रूल करता था। चलिए, ठीक है, तो फ्रांस की भी कहानी वही है। वहाँ पर जो है एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चलता था, यानी राजा अपने तरीके से रूल करता था। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सोशल कॉजेस क्या है। सोशल कॉज में यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो समाज था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला, फर्स्ट स्टेट कहते हैं उसे, जिसे क्लेर्जी डोमिनेटेड स्टेट हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर चर्च के लोगों का, चर्च पीपल का डोमिनेशन हुआ करता था, जिसे हम फर्स्ट स्टेट कहते हैं। सेकंड है सेकंड स्टेट, जिसमें कि नोबिलिटी होता थे, नोबिलिटी लोग हैं। एंड थर्ड है कॉमन पीपल, यानी कि थर्ड स्टेट। ये 3 भागों में फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड थी। क्लेर्जी जो कि चर्च पीपल लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, और इसमें जैसे कि चर्च के परफॉर्मेंस, चर्च के जो सारी एक्टिविटीज़ होती थी उसको कौन परफॉर्म करता था, क्लेर्जी करते थे। नोबिलिटी जैसे कि राजा के और रिलेटिव्स और उनके जो फ्रेंड लोग होंगे, जो रिच पीपल होंगे, ये लोग नोबिलिटी में आते थे। तीसरा जो है कॉमन पीपल होता था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों लोगों को बाय बर्थ ये प्रिविलेजेस मिले थे। ऐसा प्रिविलेजेस था इन्हें, ऐसी इन्हें सुविधाएं मिली हुई थी कि इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता था।
अगर कोई टैक्स पे करना होता था तो किसको पे करना होता था? वो है थर्ड स्टेट को। ये क्या बात हुई भाई? ये तो बहुत ही इनजस्टिस है कि आखिर थर्ड स्टेट वाले ही क्यों आखिर ये लोग पे करेंगे टैक्स को? आखिर रह तो सारे लोग रहे हैं फ्रांस के अंदर में, सभी लोग रह रहे हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो आखिर वहाँ का ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम ही ऐसा बना था जो कि केवल थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन पीपल को ही टैक्स पे करना होता था। तो क्या ये थर्ड पीपल, कॉमन पीपल बहुत रिच हुआ करते थे? जी बिल्कुल नहीं। रिच कैसे हो सकते हैं? जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी तो बहुत ही रिच होते थे, उनके पास में बहुत सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ उन्हीं के पास होता था, और पॉपुलेशन में भी ये काफ़ी कम नंबर में होते थे। और थर्ड स्टेट के लोग, जो कॉमन पीपल के जो लोग होते थे, ये तो बहुत ही गरीब होते थे। आगे चल करके हालांकि ये सब ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुधार किया, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पर जो है ये लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। ठीक है, फिलहाल टैक्स इन्हीं को पे करना होता था। ओके, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भरा रहता था, गरीबी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स देना ही रहता था। राजा इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट, इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है? फ्रांस जो है कर्ज में डूब गया था। भाई कैसे कर्ज में डूब गया था? आखिर वो क्या हुआ उसके साथ? हालांकि फ्रांस जो है कर्ज में इसलिए डूब गया क्योंकि जो है वहाँ पर उसने बड़ी बड़ी, पहले तो वहाँ पे वॉर हुए, ठीक है, फ्रांस ने वॉर में अमेरिका का मदद किया। अमेरिका का कैसे मदद किया उसने? जो है फ्रांस अमेरिका में वॉर चल रहा था, यानी कि जो है ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश के साथ जो है अमेरिका में वॉर चल रहा था, क्योंकि जो है अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी थी और फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया। तो इसमें वहाँ पर उसने जो है बहुत सारे पैसे, बहुत सारे ट्रेजरी जो है वहाँ पर खर्च हो गए, सारे धन उसमें लग गया, और जिसकी वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फिर तीसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर लोगों ने जो है गरीबी का सामना किया, फूड शॉर्टेज का सामना किया, यानी कि खाने तक को लोगों के पास नहीं रहता था। ठीक है, इन सब चीज़ों का सामना किया। अच्छा, गरीब तो गरीब थे ही, लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग जो थे, जो रिच पीपल जो हुआ करते थे, वो लोग जो है इन सभी चीज़ों से, ये सभी सरकमस्टेंस, सभी चीज़ों में, सिचुएशन से ये अनअफेक्टेड थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना तो इन्हें टैक्स देना है और ना तो इन्हें गरीबी की कोई इफेक्ट पड़ता है, ना तो इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो अपनी लाइफ तो बड़े ही आराम से चला रहे थे, बड़े आराम से ये जी रहे थे, अपनी स्टैंडर्ड में जी रहे थे, सब कुछ अच्छे चल रहा था, ये कोई चेंजेस नहीं चाह रहे थे। बट लेकिन थर्ड स्टेट के लोग पूरी तरह से चेंजेस चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम एनलाइटमेंट ऑफ आइडियाज। ओके, सो आइडियाज, व्हाट टाइप ऑफ आइडियाज इज गिवन हियर? जैसे कि देखिए, थिंकर्स, राइटर, ओके, फिलोसफर्स, ये लोग ऐसे थे जैसे कि रूसो हो गए, वोल्टायर हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए। ठीक है, इन लोगों ने अपनी सोच के दम पर, अपनी आइडियाज से लोगों की सोच को बदला, लोगों को इंस्पायर्ड किया। किस चीज़ के लिए इंस्पायर्ड किया? इंस्पायर्ड उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने में किया। उन्होंने जो बेसिक राइट्स होती है, जो ह्यूमन राइट्स होती है, लोगों की राइट्स, उनके हक को जगाने का काम किया। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, राइट्स क्यों जरूरी है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों जरूरी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है, इक्वलिटी क्यों जरूरी है, इक्वलिटी होता क्या है, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट से इन लोगों को अवेयर कराया। ये लोग होते थे थिंकर्स, फिलोसफर, ये सब, यानी कि पूरी सोसाइटी को इन्होंने इस तरह के आइडियाज से इंस्पायर्ड किया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए इमीडिएट कॉज है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल ऑन 14 जुलाई 1789। तो देखिए 14 जुलाई 1789 को जो है बेस्टिल के किले पर, यानी कि फ्रांस का जो एक किला था, ठीक है, जो कि राजा के अंडर में आता था, गवर्नमेंट के अंडर में आता था, ठीक है, आक्रोशित जनता फ्रांस की यहाँ पर जो है अटैक कर दी। किस दिन अटैक की थी? 14 जुलाई 1789 को उस दिन उसने अटैक किया। तो देखिए अटैक करने के पीछे रीजन तो भाई बहुत सारे हैं, रीजन तो हमने इतने सारे चीज़ देखा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही
इम्बैलेंस्ड वे में चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं, कोई न्याय प्रक्रिया कोई सही तरीके से नहीं है। ये सब चीज़ें राजा को सोचना चाहिए। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को बनाने का काम किंग का होता है, जबकि राजा ने इस तरह की चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया। जनता परेशान थी, जनता भूख से परेशान है, जनता को कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई छूट नहीं मिल रही है, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतों से किंग को कुछ नहीं मतलब है। उस समय का राजा कौन था फ्रांस में? लुइस 16 उस समय का राजा हुआ करता था। और उसकी वाइफ का क्या नाम था? उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, मैरी एंटोनेट और लुइस 16, ये सब विलासिता का जीवन ये लोग जी रहे थे। इन लोगों को अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी जनता कितनी परेशानियों को झेल रही, इससे इन्हें कुछ नहीं लेना देना था। अल्टीमेटली हुआ ये कि जनता ने क्या कर दिया, फ्रांस के लोगों ने जो है रिवोल्ट कर दिया। जी हाँ, यही है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी और हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।